हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे। आज का ये लेक्चर इसका पार्ट 1 है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में और इसकी मदद से फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक फंडा क्या है। देखो, हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया है कि मान लो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। एक ऑप्शन आपके पास है कि मैं आपको 100 रुपये आज दे दूँ, एक ऑप्शन आपके पास है कि मैं आपको 100 रुपये 1 साल के बाद दे दूँ। आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ऑब्वियसली आप पहले वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, यानी आप 100 रुपये आज लेना प्रेफर करोगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उसको जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आप उसे बैंक में इन्वेस्ट करते हो और आपको 5% ब्याज मिलता है, ठीक है। तो 1 साल के बाद ये जो 100 रुपये हैं ये कितने रुपये हो जाएंगे? 5 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, यानी 105 रुपये हो जाएंगे। तो यानी ये जो 100 रुपये आज के और फ्यूचर का हम कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन गलत है। क्यों गलत है? वैसे तो देखो 100 रुपये ही है दोनों साइड, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि जो आज के 100 रुपये है उसकी वैल्यू 1 साल के बाद 105 रुपये हो जाएगी। तो एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 साल बाद 100 रुपये का और 1 साल बाद मिलने वाले 105 रुपये का, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि 1 रुपये की वैल्यू जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग होती है, ठीक है। यानी आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, 1 साल बाद वो 100 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं होगी। 2 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू, यानी ये मान लो एक आज का 100 रुपये है, एक साल बाद का 100 रुपये, एक इससे बाद का 100 रुपये है, तो इनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती है। हालांकि है तो ये 100 रुपये ही, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है। बेसिक फंडा हमारा ये कहता है कि 1 रुपया जो आपको आज मिला है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू 1 रुपया जो आपको 1 साल बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 1 रुपया आज मिल गया तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, और 1 साल के बाद जो 1 रुपया आपको मिलेगा उस वैल्यू तक, उस टाइम तक इसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। यानी अगर आज मैं आपको 1 रुपया दूँ तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो वो मान लो 1 साल के एंड में हो गया 1 रुपये 10 पैसे, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो 1 साल की, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 रुपया तो एक ही है दोनों में, लेकिन इस रुपये की वैल्यू ज़्यादा है जो आपको आज मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू वो जो आपको 1 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। अब हम ये सारा पढ़ क्यों रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी? देखो, फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं, हमने 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस किए थे। इनकी इम्प्लीकेशंस होती हैं आने वाले कई सालों तक। कैसे? जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो आपने कोई मशीन लगाई, वो मशीन के लिए आप पैसे तो आज दोगे, लेकिन उस मशीन का बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो अब देखो, हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए हम कॉस्ट तो आज लगा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट तो हमें बाद में मिल रहा है। अब जस्ट सपोज मैंने 1 लाख रुपए की मशीन लगाई, ठीक है। आज की डेट में मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए। ये मशीन मुझे साल के एंड में 1 लाख रुपए ही दे रही है, तो क्या मैं इस मशीन को लूँगी? मैं नहीं लूँगी। अगर ये मुझे 1,20,000 दे रही है, 1,40,000 दे रही है, तो मुझे क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कैश आउटफ्लो है और जो कैश इनफ्लो है ये अलग अलग टाइम पे हो रहा है, इसलिए आप इसको सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आज की मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, वो 1 साल के बाद 1,20,000 का रिटर्न दे रही है, यानी 1,20,000 कमा के आपको दे रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 1 लाख की वैल्यू और इस 1,20,000 को हम सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। सीधा कंपेयर करें तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि 20,000 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन क्या ये रिटर्न सफिशिएंट है? अब मान लो इसी चीज़ को मैं ऐसे लूँ कि 1 लाख रुपये अगर आप बैंक में जमा कराते हो, और जस्ट सपोज एक बार के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 30% ब्याज मिलता है बैंक में आपको, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1 साल बाद? 1,30,000 रुपये। और यहाँ आपको ये मशीन कितना दे रही है? 1,20,000 रुपये। तो क्या आप इसको लोगे? नहीं लोगे, ठीक है।
तो कहने का क्या मतलब है कि दो जो कैश फ्लोज हैं, एक कैश आउटफ्लो और एक कैश इनफ्लो, ये दोनों क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू को आप सीधा नहीं कंपेयर कर सकते। तो फिर कैसे करोगे कंपेयर करने का तरीका ये है कि या तो इस प्रेजेंट वैल्यू को इसकी फ्यूचर वैल्यू पे लेके आओ या इस फ्यूचर वैल्यू को इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ। कैसे? देखो, जैसे मान लो हमने ये एग्जाम्पल किया था कि आज के 100 रुपये 1 साल बाद के 105 रुपये के बराबर है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो या तो आप इस 105 को आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालो या फिर इस 100 रुपये को आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो। ठीक है, या तो आप इस 105 रुपये की आज के डेट में वैल्यू निकालो या इस 100 रुपये की 1 साल बाद की वैल्यू निकालो। तो ये जो 100 रुपये है इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू और जो ये 105 रुपये है इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। यानी आपको एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो आप आज लगा रहे हो और कैश इनफ्लो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आपको इन दोनों को बराबर करने के लिए, यानी इनके अंदर टाइम का जो फंडा है उसको क्लियर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि या तो आप इस 105 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो या इस 100 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकालो। ठीक है, तभी आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आप मीनिंगफुल कंपैरिजन करना चाहते हो, देखो जब भी आप कंपैरिजन करो तो बराबर की चीज़ों में कंपैरिजन होगा, एक घोड़े का और एक बकरी का कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो स्ट्रिक्टली कंपेरेबल होने चाहिए, यानी कि इनको सेम टाइम पे हम मेज़र करें। ठीक है, यानी आज की डेट में हमारे आउटफ्लो की कितनी वैल्यू है और आज की डेट में हमारे इनफ्लो की कितनी वैल्यू है, फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका थोड़ा सा और आगे क्लियर होगा जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। बेसिक कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि मनी की वैल्यू जो एक यूनिट है मनी की, चाहे 1 रुपया ले लो, 100 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये की वैल्यू हर टाइम पीरियड में अलग अलग होगी। ठीक है, आज के 1000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, 1 साल बाद वाले की कम होगी, 2 साल बाद वाले की और कम होगी, 3 साल बाद वाले की और कम होगी, यानी वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस 1000 रुपये को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो बाद में आपको, एक तो आपको 4 साल बाद 1000 रुपये मिल रहे हैं और एक आपको आज 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो इस 1000 को आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब देखो, इसमें 2 टेक्निक्स होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से डील जब हम करते हैं। तो एक टेक्निक होती है आपकी कंपाउंडिंग टेक्निक और दूसरी होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक। सिंपल है, देखो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप किसी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आप उसको डिस्काउंट करके और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जैसे 100 रुपये का 1 साल बाद हो जाता है 105 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये क्या है आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और ये 105 रुपये क्या है आपकी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, अब 105 रुपये जो है ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको अगर आप 100 में कन्वर्ट करते हो, यानी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करते हो, इसकी निकालते हो, तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है फ्यूचर वैल्यू से, ये हमने डिस्कस किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब है फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, 105 से 100 रुपये कैलकुलेट करना। ठीक है, वहीं कंपाउंडिंग का मतलब, कंपाउंड मतलब क्या, जोड़ना। ठीक है, तो 100 रुपये का आप 105 रुपये निकालते हो तो ये होती है कंपाउंडिंग, यानी कि आज की वैल्यू से आप फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के बीच में। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हो जो कि ज़्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरिजन में, इसलिए इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंड मतलब ऐड करना, और डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू कम होगी इसलिए इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं कि हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 टेक्निक्स हैं। अब इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जस्ट सपोज, यानी आपको 2 अमाउंट को कंपेयर करना है, एक आपने आउटफ्लो किया और मान लो आपको फ्यूचर में इनफ्लो मिलेगा। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, तो इस इनफ्लो को आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो इस इनफ्लो की। ठीक है, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह से आप अलग अलग जो डिसीज़न हैं, जैसे आपने कोई लोन लिया है
तो उसके अंदर क्या है, इनफ्लो आपको पहले मिलेगा, लोन में इनफ्लो आपको पहले मिलेगा क्योंकि कैश मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि उसका आउटफ्लो कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी इसकी फ्यूचर वैल्यू भी देख सकते हो और इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी देख सकते हो। दोनों कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको करना दोनों में कंपैरिजन जब भी करना है, एक तो ये है कि इनफ्लो आउटफ्लो हाथों हाथ हो रहा है कि एक हाथ से आप दे रहे हो, दूसरे हाथ से आपको इमीडिएटली मिल रहा है, तो वहाँ तो आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टाइम गैप होता है कि आप पैसा आज लगा रहे हो, फ्यूचर में आपको मिल रहा है, या पैसा आज आप लोन उठा रहे हो, आपको फ्यूचर में देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में एक टाइम गैप है। उस गैप को ही हम कवर करते हैं इन दो टेक्निक्स के ज़रिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम कंपाउंडिंग को डिस्कस करेंगे। कंपाउंडिंग का बेसिक आज कर लेंगे, कुछ बचा हुआ पोर्शन हम कल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंडिंग टेक्निक की बात करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट कंपाउंड होना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने बैंक में देखा होगा कि आपने 100 रुपये जमा करवाए, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 5 रुपये हो गए एक साल के एंड में, तो आपको कितना मिला, 105 रुपये मिले। ओके, आपको मिले 105 रुपये एक साल के एंड में। एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 105 रुपये आपको मिले। अब जो अगले साल का ब्याज लगेगा वो 105 रुपये के ऊपर लगेगा, 105 का 5% निकलेगा ब्याज। समझ गए इस चीज़ को? यानी हर साल जो ब्याज लगता है वो ब्याज इसमें ऐड हो जाएगा और आपकी अमाउंट बन गई 105 रुपये। अब अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 105 पे लगेगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। एक तो देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो आपने 100 रुपये जमा करवाए और 5% के हिसाब से 5 रुपये बनते हैं, 3 साल के आपके 15 रुपये हो जाएंगे। एक तो ये है, एक साल का 5 रुपये तो 3 साल के 15 हो गए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है जिसमें हर साल 100 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपये के ऊपर आपको 5 रुपये मिला, फिर अगले साल 105 के ऊपर मिलेगा, 105 का 5% मिलेगा। जैसे 100 रुपये है, मान लो आपने शुरू में जमा करवाए, 10% मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो 10 रुपये आपको ब्याज मिल गया, आ गया 110 रुपये। अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 110 का 10% यानी कि 11 रुपये मिलेगा, ठीक है। फिर उससे अगले साल कितना ब्याज मिलेगा, 110 + 11 कर दो, 121, तो 121 का 10% मिलेगा, यानी 12 रुपये 10 पैसे ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का पार्ट बनता जाता है। तो अब आप एक चीज़ क्लियर रखिएगा, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जिस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज़ प्रिंसिपल, ठीक है। और जो लास्ट में आपके पास आती है वो है कंपाउंडेड अमाउंट बोल देते हैं इसको, या अकमलेटेड अमाउंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। यानी आपको जितने भी साल आपने पैसा जमा करवा के रखा उसके बाद आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो है आपका, उसको अमाउंट बोल देते हैं, कंपाउंडेड अमाउंट बोल देते हैं, या अमाउंट अकमलेटेड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल इंटू 1 + आई यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेज टू पावर है एन का मतलब है कितने सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन देखो इस फॉर्मूले को सीधा रटने का फ़ायदा नहीं है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने 100 रुपये जमा करवाए 10% के हिसाब से, तो आपको साल के एंड में कितना मिलता है, 110 रुपये। ये आपने ऐसे निकाला, 100 का 110% निकाल लो, 100 का 100% 100 होता है और 10% ब्याज ऐड हो गया, तो 100 का 110% हमने निकाला तो 110 आ जाएगा। अब इस 110 का फिर ब्याज लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगला ब्याज किस पे लगेगा, 110 का 10% होगा, तो यानी साल के एंड में कितनी अमाउंट हो जाएगी, इसका 110 का 110%, ठीक है। फिर अगले साल क्या होगा, जितनी अमाउंट आई उसका 110%, यानी हर बार जो अमाउंट आ रही है उसका 110% हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये समझ गए आप? यानी हर साल हमने क्या किया, पहले साल हमने 100 रुपये जमा करवाए, 100 रुपये का 10% लगा तो 10 रुपये ब्याज हो गया, 110 रुपये बन गए। अगले साल ब्याज किस पे लगेगा, 110 रुपये पे, 110 का फिर 110% निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। यही चीज़ यहाँ पे हमने की है कि प्रिंसिपल हो गया 100 रुपये, तो 100 का पहले 110% निकाल लो, उसके बाद फिर 110% निकाल लो, फिर 110% निकाल लो। ये 110% क्या है, 110% रेज टू पावर जितने साल है वो हो जाएगा ना, उतनी बार आएगा।
110% क्या है, 1 प्लस रेट ही तो है। 110% को मैं 1.10 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 110/100 करूँगी तो 1.10 आएगा। और इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 1 प्लस 0.10। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ से समझनी है कि ये फॉर्मूला यहीं से बना है। बाकी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग टेक्निक का न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। पारुल इन्वेस्ट करती है 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। फाइनल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। अगर इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम मिलता है उस पर, और कंपाउंडेड एनुअली। अभी ये कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली, ये हम आगे लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे। तो आज सिंपल ही है कि 1 लाख रुपए आपने जमा करवाए, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, देखो पहले साल के एंड में पहले साल के स्टार्टिंग में आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो पूरे साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। किसका 10%, 1 लाख का 10%। तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितनी होगी आपकी, 1 लाख रुपए तो थी, प्लस इंटरेस्ट कर दो, तो 1,10,000 रुपये 1 साल के एंड में आपको मिल गया। अब क्या है, ये अमाउंट अभी हमने कितने साल के लिए जमा करवाया है। अच्छा, यहाँ पे साल लिखना मैं भूल गई हूँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 3 ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 ईयर्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैंने बाय चांस लिखा नहीं है इसको। तो आप देखिए 1,10,000 रुपये हैं। अब ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 1,10,000 का 10% मिलेगा, यानी 11,000। अब 1,10,000 प्लस 11,000 करो, कितना आ गया, 1,21,000। अगले साल यानी तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 1,21,000 पे मिलेगा। तो तीसरे साल का प्रिंसिपल हो गया 1,21,000, इसका 10% ब्याज यानी 12,100। अब 1,21,000 प्लस 12,100 कर दो, तो ये आपके पास आ गया 1,33,100, 1,33,100 रुपीज़। ठीक है, तो 3 साल के एंड में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। देखो ये तो है बहुत ही सिंपल चीज़, क्योंकि हमें 3 ही साल का दिया हुआ था। इसको हम अगर फॉर्मूला में रखें तो भी बड़ा आसान होगा कि 1 लाख, ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था। तो 1 लाख तो आ गया आपका P, यानी प्रिंसिपल। यहाँ पे इनिशियल प्रिंसिपल की बात है, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितना है, 10% है, तो 10% को 10/100 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर n, n आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 क्या हो गया, 1.1। ठीक है, तो ये 3 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये कैलकुलेशन कर दी, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बना है। तो 3 साल बाद पारुल को जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 1,33,100 रुपये, 1,33,100 रुपीज़। अब देखो ये तो कैलकुलेशन होती है आसान, जब आपको सिर्फ 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है तो आप कैलकुलेटर से यूज़ करके कर दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको मान लो यूँ दे दिया 20 साल के लिए कितना होगा। अब 20 साल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो आप क्या करोगे, फिर 20 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट क्या है, कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये क्या होता है, देखो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट 1 सेकंड मैं इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए ये जो चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है ना, 1 प्लस आई रेज टू पावर n, इसकी वैल्यू निकाल के रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू एक टेबल है जिसमें आपको निकाल के दे रखी है। जैसे मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, ये टेबल है। इस टेबल में देखो यहाँ पे n दिए हुए हैं, ये सारे n हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ऐसे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी हुई है, 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 1% ब्याज है तो 1 साल के अंदर इतना रुपया बन जाएगा। यानी अगर आप आज 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आप आज 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो वो कितनी अमाउंट बनेगी, ये इस टेबल में दिया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जस्ट सपोज मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, तो ये 3% हो गया। अब मान लो मैंने इन्वेस्ट किया है 6 साल के लिए, तो यहाँ पे देखो n आ गया 6 साल। अब इस टेबल में 6 के आगे चलो और यहाँ से 3% से इधर आओ, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1.194। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो 1 रुपये, 3% के हिसाब से 6 साल में आपको कितने रुपए मिलेंगे,
इतने रुपए मिलेंगे, 1.194। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कैसे निकल जाएगा, इनटू में 10,000 कर दो। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कुछ नहीं है, ये इसी चीज़ को निकाल के रखा है इन्होंने। जो ये 1 + i रेज़ टू पावर n है ना हमारे फॉर्मूले में, 1 + i रेज़ टू पावर n, इस चीज़ को कैलकुलेट करके रखा है अलग अलग i और n के लिए। तो अब ये वैल्यू आपको पता लग गई। इस वैल्यू को अगर आपको निकालना है, मान लो आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है और मान लो आपको दिया हुआ है कि n दे दो आप 25 साल। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, 15% वाले इंटरेस्ट में जाओ और 25 साल वाले कॉलम में 25 साल वाली रो में जाओ और जो वैल्यू दी हुई है वो आप लिख लो, तो वो इसकी वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, जो टेबल दी हुई है वो समझ गए ना, उसमें 1 + i रेज़ टू पावर n की वैल्यू निकाल के आपको दी हुई है, उसको बस आपको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये देखो, जैसे आप यही क्वेश्चन मान लो जो अभी हमने किया, तो उसमें प्रिंसिपल कितना था आपका, 1 लाख रुपए, तो आपने 1 लाख ले लिया, इनटू आई और एन की वैल्यू के साथ अब हम कंपाउंड फैक्टर देखते हैं कितना आता है। आई और एन की वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, आई आपको दिया हुआ है 10% और एन आपको दिया हुआ है 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो आप 1.331 ये वैल्यू है। अब इसको आप यहाँ रखो, 1.331 ही तो है, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो इसको, समझे इस चीज़ को, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, इसकी पावर 3 करोगे फिर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही आएगा। देखो ये 3 साल के लिए था तो आसान था, अगर 20 आ जाता है इसकी जगह तो क्या आप 20 बार मल्टीप्लाई करते हो, उसको बहुत मुश्किल हो जाता। तो आप इस तरह से टेबल में से सीधी वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। तो ये था कंपाउंड वैल्यू का जो टेबल है वो। अब यहाँ पे आपको 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में। देखो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, किसी भी एक साल के लिए ले लो, जैसे आप 3 ईयर्स वाली रो देखो, इसमें क्या है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। सीधी सी बात है ना कि एक तो आपने 1% के हिसाब से जमा करवाया है, एक आपने 2% के हिसाब से करवाया, 4%, 8%, तो जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, राइट, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, मान लो रेट कांस्टेंट है, यानी एक पर्टिकुलर रेट के लिए, जैसे 2% के लिए जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ देखो 1.020 था, फिर 1.040 हो गया, फिर इतना हो गया। यानी ऑब्वियस सी बात है कि आप जब पैसा जमा करा रहे हो, 1 साल के लिए कराओगे तो कम वैल्यू बनेगी, 2 साल के लिए ज़्यादा बनेगी, 3 साल के लिए ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जो है, अगर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ईयर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ज़्यादा साल होंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि देखो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 0 है, इंटरेस्ट रेट 0 होने का मतलब क्या है कि कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपका CVIF है जो कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब क्या है, 1 रुपया जमा कराने पे आपको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये है कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब 0% ब्याज है तो बेशक कितने ही साल के लिए जमा करवा लो, वो 1 रुपया तो 1 रुपया ही रहेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट 0 है तो CVIF हमेशा 1 होगी। इसी तरह से अगर ईयर 0 है तो CVIF हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि जब साल ही नहीं है कोई, मतलब आप एट प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट की वैल्यू तो उतनी होती है, 1 रुपये की वैल्यू, 20% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इंटरेस्ट लगा कहाँ, आप तो आज की बात कर रहे हो ना, क्योंकि ईयर 0 की बात कर रहे हो, तो अगेन ये वैल्यू 1 के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे CVIF यूज़ करके। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। क्विकली अगर हम समराइज़ करें तो हमने देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, यानी अलग अलग टाइम में जो वैल्यू है मनी की वो अलग अलग होती है, सेम अमाउंट की वैल्यू अलग अलग होती है, और उनको कंपैरिजन करने की 2 टेक्निक है। कंपाउंडिंग टेक्निक को हमने डिस्कस कर लिया है। जो दूसरी टेक्निक है आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक, उसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी कंपाउंडिंग का भी कुछ हिस्सा बाकी है, जैसे कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या होता है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली में क्या होता है, एन्युटी के केस में क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।